नमस्कार दोस्तों, मैं CHP स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉस्मिक नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान का चौथा चैप्टर कार्बन एवं इसके यौगिक का टॉपिक जो है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म उसे पढ़ेंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और दोस्तों, ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है अच्छे नंबरों में, लगभग 5 अंकों में पूछा जाता है। जो अभिक्रियाएं दी गई हैं आपकी बुक में वो 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे और वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिएक्शन दिया गया है आपकी बुक में वो दिया गया है दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया का मतलब होता है जब हम किसी चीज को जलाते हैं तब उसमें से प्रकाश भी मिलता है हमें और ऊष्मा भी मिलती है और CO2 गैस भी रिलीज होती है। तो जब आपसे कही जाए कि दहन अभिक्रिया की डेफिनेशन लिखिए तो आप कहेंगे जब किसी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब वो CO2 गैस, H2O, प्रकाश और ऊष्मा रिलीज करता है। यही आपकी दहन अभिक्रिया की डेफिनेशन है। तो आप कहेंगे जब किसी कार्बनिक यौगिक को, मान लेते हैं कार्बनिक यौगिक है मेथेन, उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, क्या कराते हैं, दहन, तब वो CO2 गैस रिलीज करता है, H2O रिलीज करता है और ऊष्मा और प्रकाश, ऊष्मा और प्रकाश। ये आपकी डेफिनेशन हुई। देखिए ये जो रासायनिक अभिक्रिया है अभी संतुलित नहीं है, इसे संतुलित कर लीजिए। इस तरफ 3 ऑक्सीजन है, ये 4 ऑक्सीजन हो गया और ये भी 4 हो गया। हाइड्रोजन 4 है, उस तरफ भी 4। हाँ, ये अब रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो देखिए जो डेफिनेशन बनती है, जब किसी कार्बनिक यौगिक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाता है तब वो CO2 गैस, H2O, ऊष्मा और प्रकाश रिलीज करता है। इसी को कहा जाता है दहन अभिक्रिया। ये आपकी दहन अभिक्रिया की डेफिनेशन हुई। तो आप इसे याद कर लेंगे और बुक में अपने कॉपी में लिख भी लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरी अभिक्रिया शायद दी गई है ऑक्सीकरण। तो आइए अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी अभिक्रिया दी गई है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण दूसरी अभिक्रिया आपको दी गई है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जब अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है, अणु होता है, वो जुड़ जाता है। जैसे हम किसी एथेनॉल को जब लेते हैं तो उसे क्या करते हैं कि उसका ऑक्सीकरण जब कराया जाता है किसी प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो वो एथेनोइक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और जो उत्प्रेरक यहाँ लिया जाता है वो लिया जाता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, यानी क्षारीय KMnO4। तो देखिए ये रिएक्शन देखिए, मान लेता हूं कि एथेनॉल लेता हूं मैं। एथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। ये आपका हो गया एथेनॉल। इसकी अभिक्रिया जब हम कराते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मान लेता हूं इसका जो ऑक्सीडेशन कराया जाता है इसकी उपस्थिति में क्षारीय क्षारीय KMnO4 KMnO4 जिसे कहा जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। अब ये क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो एथेनॉल दिया गया है था आपको इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए, अब ये क्या होगा कि ये एथेनोइक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो अब ये बन जाएगा CH3C। यहाँ एक O था, ये जुड़ा और एक जो ऑक्सीजन था यहाँ से आ गया। अब ये बन गया एथेनॉल से एथेनोइक एसिड। क्या बन गया, एथेनोइक एसिड बन जाएगा अभी।
इसका मतलब जब आपसे ऑक्सीकरण की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कहेंगे किसी ऑक्सीकरण उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, यहाँ ऑक्सीकारक कौन सा है, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। यानी जब एथेनॉल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तब वो एथेनोइक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, इसी को कहा जाता है ऑक्सीकरण। अब आप पूछोगे कि यहाँ एथेनॉल क्यों लिया गया, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक यौगिक, इसलिए हम कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण करा रहे हैं और ये किसमें परिवर्तित हो जा रहा है, एथेनोइक एसिड में। तो ये आपका हो गया ऑक्सीकरण। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए हम पढ़ते हैं संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया मतलब होती है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण का मतलब उसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा, जैसे ये ऑक्सीकरण था इसमें क्या जुड़ा था, ऑक्सीजन। वैसे ही जो संकलन अभिक्रिया होती है उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। तो आइए संकलन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए संकलन अभिक्रिया भी आसान ही है, आपको डेफिनेशन पर ध्यान देना है। तो देखिए अब संकलन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं। तीसरा आपका जो टॉपिक है इस रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत वो है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया, यदि इसे शॉर्टकट में कहा जाए तो ये दोस्तों इसे हाइड्रोजनीकरण भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है आगे आप इसे देखेंगे। इसको हम कहते हैं, इसे हम कह सकते हैं क्या, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण यानी इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। जैसे उसमें ऑक्सीकरण में था ऑक्सीजन जुड़ रहा था, ऐसे ही हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन जुड़ता है। अब देखेंगे इसे, मान लेता हूं जो ये डेफिनेशन होगी ये कैसे दी जाएगी, इसे देखिए। कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त मतलब उसमें या तो डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे ही हमने उसमें हाइड्रोजन जुड़ा, किसके माध्यम से, निकिल उत्प्रेरक के माध्यम से। निकिल उत्प्रेरक क्या, अच्छा उत्प्रेरक की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप उसे क्या कहेंगे, उत्प्रेरक क्या करता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो होने की दर होती है उसे बढ़ा देता है। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम कोई लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक फंडामेंटल हम ले रहे हैं, मान लीजिए सी डबल बॉन्ड है, ये एक प्रकार का क्या है, एल्कीन है, इसमें आर एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हम क्या कराएंगे, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल, निकिल उत्प्रेरक, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। तब ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, यहां से जो डबल बॉन्ड था अब वो सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए यहां ध्यान से देखिए, ये सी, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ेगा इस तरफ, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, और वो जो एल्किल ग्रुप थे ये इस तरफ से लग गए। ये आपकी कौन सी अभिक्रिया हुई, संकलन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में आप क्या कहेंगे, डेफिनेशन देखिए इसकी। जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तब वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यहाँ आप आर की जगह पर, आर क्या है, एल्किल ग्रुप है, आर क्या है, एल्किल ग्रुप है। अब देखिए दोस्तों एक बात आती है, जैसे हम लोग खाते हैं रिफाइन हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन है। देखिए एक ध्यान देने की बात यह है, जो रिफाइन हम खाते हैं वो क्या है, एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक भी होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हम किस प्रकार के तेलों को खाना चाहिए तो आप कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले, यानी जिसमें अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन होंगे उसे हमें खाना चाहिए। तो आपको जो रिफाइन होगा उसको अवॉइड करना चाहिए, जबकि जो डालडा होता है, डालडा भी आता है, उसे प्रेफर करना चाहिए। तो क्योंकि जो डालडा होता है उसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जो सरसों का तेल होता है उसमें भी अनसैचुरेटेड। लेकिन जो रिफाइन होता है जिसे हम बाजार से खरीदते हैं, जो सस्ता पड़ता है ना, उसमें होता है संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। जबकि
जो सरसों का तेल होता है और डालडा होता है इसे प्रेफर करना चाहिए। तो इस प्रकार से संकलन अभिक्रिया हो गई, हाइड्रोजनीकरण। अब आगे आता है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आइए प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी पढ़ लेते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया थोड़ी सी बड़ी है तो इसे मैं पूरा मूव कर दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका, आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा। आइए पढ़ते हैं। चौथा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देख लेते हैं इसे भी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई कार्बनिक यौगिक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो थोड़ा कम अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे ही हमने सूर्य की धूप में उसको लिए, यानी जब उसका सूर्य के रोशनी में, सूर्य के धूप में, सूर्य के प्रकाश में उसका रिएक्शन कराया जाता है तो वो क्या करते हैं, रिएक्शन करने लगते हैं। देखिए थोड़ा एग्जांपल देखिए। पहले हमने लिया CH4, उससे क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराया किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो हम यहाँ लिख देते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश। हमने मेथेन लिया, उसको Cl2 से रिएक्शन कराया, Cl2 मतलब क्लोरीन गैस। जैसे हमने इसको क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराया, अब ये क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, जिसके जगह पर क्या जुड़ जाएगा, Cl यानी क्लोरीन। तो जोड़ दीजिए इसको, CH3Cl और प्लस में एक H यहाँ आ जाएगा और जो एक Cl बचा था, क्लोरीन बचा था, वो जुड़ जाएगा। अब यही जो अभिक्रिया है ना वो होती जाएगी, निरंतर होती जाएगी, निरंतर लगातार। देखिए जो ये CH3Cl है ये भी एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ CH3Cl। अब इसका हम फिर से Cl2 की उपस्थिति में Cl2 से रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन गैस से रिएक्शन कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सन ऑफ लाइट। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, दो हाइड्रोजन बचे। अब Cl जो है, जो क्लोरीन है, वो 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CHCl2। अब यहाँ Cl एक बचा है, यहाँ से हाइड्रोजन एक रिमूव हुआ था, तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए ये हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो इसका फार्मूला है। अब ये बन गया CHCl2HCl। ये अभिक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक यहाँ से हाइड्रोजन पूर्णतया रिमूव नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो क्लोरीन है ना वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेसमेंट करती जा रही है। यही आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहती है। जो यहाँ हाइड्रोजन है वो जो हाइड्रोकार्बन है उसके हाइड्रोजन को क्या करती जा रही है, रिमूव करती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट करती जा रही है, उसके जगह पर अपना जगह बना ले रही है। अब देखिए ये अभिक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं। इस बार लेते हैं CH2Cl2। अब हम क्या करते हैं कि फिर से Cl2 से रिएक्शन कराते हैं उसी सन के लाइट की उपस्थिति में, सन के लाइट की उपस्थिति में। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ कितने Cl जुड़ेंगे, 3 Cl जुड़ेंगे, और एक हाइड्रोजन यहाँ और एक Cl यहाँ। अब यहाँ एक हाइड्रोजन और बचा है, यानी ये अभिक्रिया और अभी आगे होगी। अब देखिए और आगे करा देते हैं, उसे हम यहाँ लिखते हैं CHCl3 प्लस Cl2। ये भी प्रकाश की उपस्थिति में है, प्रकाश की उपस्थिति में। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन जो बचा था वो भी रिमूव हो जाएगा, ये बन जाएगा CCl4। क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा, CCl4, और ये बन जाएगा HCl। अब ये अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जो क्लोरीन था उसने हाइड्रोजन को पूर्णतया क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया है। अब ये हाइड्रोकार्बन से, अब ये वो तो हाइड्रोकार्बन था CH4, लेकिन अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, क्योंकि इसमें
कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। जब तक हाइड्रोजन होगा तभी तक उसको जो हाइड्रोकार्बन कहा जाएगा। जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो उसको क्या कह दिया जाएगा कि वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। इस प्रकार से आपकी जो अभिक्रिया थी, रासायनिक गुणधर्म थे कार्बनिक यौगिकों को आपने पढ़ा। एक बार इस अभिक्रिया को फिर से देख लीजिए। हमने क्या कराया कि हाइड्रोकार्बन लिया मीथेन, उसको क्लोरीन से रिएक्शन कराया। नाम से मालूम है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो वो क्या करेगी, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगी। यहाँ जो क्लोरीन का परमाणु था एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, CH3Cl बना। फिर से हमने क्लोरीन से रिएक्शन कराया, फिर एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, CH2Cl2 बन गया। फिर हमने इसको Cl2 से रिएक्शन कराया, CHCl3 बन गया। अब फिर से CHCl3 से क्या कराया, CCl4, हाइड्रोजन रिमूव हो गया एक, यानी जो हाइड्रोजन का परमाणु 4 थे मेथेन में वो पूर्णतया रिमूव हो गए। इस प्रकार से आपका रासायनिक गुणधर्म था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इंपॉर्टेंट जो वीडियो है एग्जाम की दृष्टि से ये मैं लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।